हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हॉपस्टीड की जो कल्चरल डायमेंशन थ्योरी थी। ठीक है, ये कल्चर एंड एचआरएम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, राइट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो अगर हम आज का टाइम देखें तो ये ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, राइट। तो अब इस वक्त जो हमारा वर्ल्ड है वो क्या बन चुका है, ग्लोबल विलेज बना हुआ है, राइट। तो जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है इंक्लूडिंग द वंस फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी ऑपरेट इन मेनी कंट्रीज इवन देन दोज ऑफ देयर पेरेंट कंट्रीज एंड कल्चर। मतलब वही है ना कि अगर ये कंपनी सपोज इंडिया में ऑपरेट हुई है, मतलब इंडिया से मतलब ओरिजिनेट हुई है, ठीक है, तो उसके ब्रांचेस जो है वो अदर कंट्रीज में भी हैं। तो जो वो कंपनी जो भी वो दे रही है, राइट, जो भी उसकी सर्विसेज है, तो वो क्या है, वो किस पे, इंडिया के कल्चर पे बेस्ड है। बट हर एक जगह पे कल्चर अलग है और वहाँ पे जो लोग आएंगे जिनको हायर किया जा रहा है, अब यहाँ से ज्यादा लोग थोड़ी भेजेंगे, थोड़े लोग भेजेंगे, वहां से भी तो कुछ लोगों को हायर करेंगे, राइट। तो वही है। तो इससे क्या होता है, इंक्रीज मोबिलिटी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी से क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज करना पड़ता है कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स की। मतलब कल्चरली सब लोग इतने अलग हैं, जो जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। हर कंट्री और कल्चर का अपना खुद का डिस्टिंक्टिव वर्किंग स्टाइल होता है। कहीं पे वो लोग ज्यादा काम करते हैं, राइट, और कहीं पे थोड़ा कम काम करते हैं। कहीं पे वो मतलब दे वर्क फॉर देयर लाइवलीहुड, और कहीं पर वो मतलब सिर्फ इसीलिए वर्क करते हैं, लाइक वर्क टू लिव एंड लिव टू वर्क वाला जो चीज़ है वो, ठीक है। जैसे अमेरिका में और फ्रांस में बहुत देखा जाता है वो डिफरेंस, कि वो लोग वहाँ पे सिर्फ कमाते इसलिए हैं कि वो अच्छी जिंदगी जी सके, और वहाँ पे वो जीते ही काम करने के लिए, राइट। तो वही है। तो ये हर किसी का एक डिस्टिंक्टिव वर्किंग स्टाइल है। सो द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू अडेप्ट टू द कल्चर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको वहाँ के कल्चर के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। एंड हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली टू मैनेज देयर ह्यूमन रिसोर्सेज। अब उनको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को भी तो मैनेज करना है ना, वो कल्चरली सब अलग है वहाँ पे, ठीक है। द एम्प्लॉयज विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज हैं, आइडियाज, ठीक है, एक सेकेंड, बिलीव्स एंड assumptions, ठीक है। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन हैव टू मैनेज, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या मैनेज करना पड़ेगा, उसके ह्यूमन रिसोर्सेज हैविंग वेरियस डिफरेंट वर्क वैल्यूज, ठीक है। अब जितने भी उनकी वर्क मतलब जो भी लोगों की वैल्यूज हैं, एटीट्यूड्स हैं, बिहेवियर है, उन सबको उनको देखना पड़ेगा। अब इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज कल्चरल मैनेजमेंट केपेबिलिटी, कि वो लोग ये जो मैक्सिमाइज करें कि जो क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट करने के लिए, मतलब क्योंकि क्रॉस कल्चर बहुत सारे कल्चर्स हैं, उन उनको मैनेज करने के लिए वो क्या है, मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपनी केपेबिलिटी को मतलब मैक्सिमाइज करने के लिए उनकी केपेबिलिटी उन्हें क्या करना पड़ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ रहा है कि कैसे पीपल जो अलग अलग कल्चर के हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे सिमिलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर एक ही चीज पे दो डिफरेंट कल्चर के लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे विद इन देयर पर्टिकुलर फंक्शन, इट मे result being useful in clarifying the influence of a wide range of variable on cross cultural HRM as well as in developing practical induction करनी है एंड ट्रेनिंग टूल्स देने हैं उनके एम्प्लॉयज को, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग भी दी जाती है इसीलिए कि भाई हमारे यहाँ का वर्क कल्चर ऐसा है, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैनी कल्चरल रिसर्चर्स हैव रिटन ऑन द कॉन्सेप्ट लाइक, ये हॉपस्टीड पे देखा था, इन सब चीज़ों पे देखा गया था। बट जो मेन बात है, बट जो ह्यूमन रिसोर्स और कल्चर की जो बात की गई है ना, जो रिलेशनशिप है बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कल्चर कैन बी फाउंड इन द डेफिनेशन ऑफ HRM बाय स्टोरनी की स्टोरी स्टोरी की में देखी जा सकती है उन्होंने कैसे इसको किया था डिफाइन HRM को, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है डिस्टिंक्टिव अप्रोच है टू एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट विच सीक्स टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो एडवांटेज लेना चाहती है, ठीक है, थ्रू द स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी डेवलप करके ऑफ हाईली कमिटेड केपेबल वर्कफोर्स, जो बहुत ज़्यादा कमिटेड हो और केपेबल वर्कफोर्स हो, यूजिंग एन इंटीग्रेटेड एरे ऑफ कल्चर स्ट्रक्चर एंड पर्सोनल टेक्निक्स, कि इन टेक्निक्स को यूज कर कर, राइट। तो अब हम यही पढ़ेंगे। अब इसके अंदर हम लोग ना किसकी हॉपस्टीड की डायमेंशंस को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि वो किस लिए यूजफुल है, ठीक है, कि ह्यूमन रिसोर्स को एक मिनट समझने के लिए, राइट। तो अब मेथड में तो यही है कि इसमें हॉपस्टीड का वर्क यूज किया गया है। अब हॉपस्टीड ही क्यों,
क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर्स थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर पे बात की है। देन वाई ओनली हॉपस्टीड? तो इसके पीछे का जो रैशनल था वो ये था कि जो हॉपस्टीड की जो कल्चरल एस्पेक्ट था वो इसलिए चूज किया गया क्योंकि उसका जो फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च था ऑन नेशनल कल्चर एंड हिज वर्क इज मोस्ट रेफर्ड, सबसे ज्यादा रेफर किया जाता है बाय मेनी अदर रिसर्चर्स। मतलब इतने सारे रिसर्चर्स ने किया है, बट जितने भी रिसर्चर्स है ज्यादातर अगर उन्हें कल्चर और के बारे में कुछ भी समझना है तो वो रेफर करते हैं हॉपस्टीड को। ठीक है। ओके, अगर आप लोग साइकोलॉजी से हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइक वो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में ऑलरेडी हॉपस्टीड पढ़ रखा होगा कल्चरल डाइवर्सिटी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक फील्ड में। इनको इनकी जो वर्क है उसकी बहुत वो है, अकाउंटेबिलिटी है या। ठीक है। तो अब जिन्होंने सेम फील्ड मतलब यही रिसर्चर जो उनका काम यूज कर रहे हैं उन्होंने भी इसी फील्ड में काम किया बट वो भी इसको ही रेफर कर रहे हैं। ठीक है। तो वो कितना अच्छी बात है, राइट, कि कितना क्या कहते हैं, उनका जो कंटेंट है, जो उनकी थ्योरी है वो कितनी ज्यादा अकाउंटेबल है कि सब लोग उस पर रिलाई कर रहे हैं। ठीक है। अब द मेथोडोलॉजी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग डेटा कौन सी है, एक मिनट। फर्स्टली मतलब 3 कंसर्न्स यहाँ पे उन्होंने बात कर रखी है अबाउट 3 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज वर्क। पहला मेथोडोलॉजी जो उन्होंने यूज की है कलेक्टिंग डेटा के लिए। सेकंड जो चॉइस उन्होंने मतलब कौन सी नेशन पे उन्होंने स्टडी की है। थर्ड ड्यूरिंग पीरियड ड्यूरिंग विच द डेटा वाज कलेक्टेड वो 1961 से 73 तक था। ठीक है। तो वही है। रिलायबिलिटी वैलिडिटी जो है इनकी वो टेस्ट बहुत बार टेस्ट हो रखी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेस्टेड बाय मेनी रिसर्चर्स, तो मतलब रिलायबल भी है, वैलिड भी है। ठीक है। और कंफर्म भी कर रखी है उन्होंने इसकी एक्यूरेसी। ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है। अब मैं इसको इधर से नहीं पढ़ाने वाली हूँ, इसको मैं अपने नोट से पढ़ाने वाली हूँ। रुको। कल्चरल डाइवर्सिटी मैंने जैसा ना कि हमने पढ़ा था ये ऑलरेडी। तो अब देखो हॉपस्टीड की कल्चरल टेक्सोनॉमी की बात की गई है कि तो हॉपस्टीड का जो कल्चरल वैल्यू है ये क्या प्रोवाइड करती है, एक फ्रेमवर्क जो डिस्क्राइब करती है इफेक्ट्स ऑफ कल्चर ऑन द वैल्यूज ऑफ इट्स मेंबर, कि जो मेंबर है उस पर क्या इफेक्ट करता है कल्चर एंड हाउ दीज वैल्यू रिलेटेड टू बिहेवियर, कि ये जो वैल्यूज हैं वो बिहेवियर से कैसे रिलेटेड है। तो हॉपस्टीड में जो डेटा था वो कलेक्ट किया गया था इतने सारे लोगों पे। ठीक है। कितने 1,17,000 एम्प्लॉयज पे 50 कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से अक्रॉस 5 रीजन यूजिंग फैक्टर एनालिसिस। कौन सा मेथड? फैक्टर एनालिसिस यूज करके, स्टेटिस्टिकल मेथड है ये। ठीक है। इनिशियली ही आइडेंटिफाइड 4 डायमेंशन, पहले उन्होंने 4 डायमेंशन को आइडेंटिफाई किया था। ठीक है। जो डिस्टिंग्विश करती है कल्चर को दूसरों से, बट बाद में उन्होंने बाकी जो 5th और 6th भी जो डायमेंशन है वो भी ऐड कर दिया था। ठीक है। और उसमें कॉपरेशन किस किस का था? डीआरएस माइकल एच बॉन एंड मिकाइल मिनकेव। ठीक है, इनके साथ। अब पहला फैक्टर हम पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम्म हम्म, तो पहला फैक्टर क्या है? वो है इंडिविजुअलिज्म सॉरी वर्सेस कलेक्टिविज्म। ठीक है। कि एक इंडिविजुअलिज्म होती है किसी कंट्री में, किसी कंट्री में कलेक्टिविज्म होती है। अब इंडिविजुअलिज्म देखें अगर तो केयर गिविंग की बात करते हैं तो सबसे पहले एवरीवन इज सपोज टू टेक केयर ऑफ देम सेल्फ, अपने आप का ध्यान रखते हैं और एकदम जो उनकी इमीडिएट फैमिली, मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, उनका ख्याल रखना है आपको। वेर इज कलेक्टिविज्म जो आप देखोगे कि इंडिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो उसमें क्या है कि जो जो लोग हैं वो बॉर्न होते हैं किसमें, एक्सटेंडेड फैमिलीज में, और प्रोटेक्ट करते हैं एक दूसरे को इन एक्सचेंज फॉर देयर लॉयल्टीज, कि हम आपके लिए लॉयल हैं तो हम आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, हेल्प करेंगे एवरीथिंग। अब कम्युनिकेशन की बात करें तो इधर अपने जो मन की बात है वो हेल्दी समझा जाता है बोलना, स्पीकिंग वंस माइंड इज हेल्दी। वेर अगर हम हमारे यहाँ पे देखेंगे तो हारमोनी शुड ऑलवेज बी मेंटेन, कि फर्क नहीं पड़ता तुम अपनी मन की बात बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, हारमोनी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि भाई शांति बनी रहे, डजेंट मैटर कि तुम अपने मन की बात बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो। फिर कॉन्शियसनेस की बात करेंगे तो यहाँ आई कॉन्शियस होते हैं और ये होते हैं वी कॉन्शियस, कि हम सब। और यहाँ की मैं, यहाँ मैं वाला कल्चर होता है इंडिविजुअलिज्म में। ठीक है।
अब ग्रुप ये जो आइडेंटिटी है इसकी बात करें तो राइट टू प्रिवेसी होती है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे राइट टू बिलोंगिंगनेस, कि हम तुमसे बिलोंग करते हैं, तो भाई कोई यहाँ इंडिया में देखा होगा ना अपने घरों में, प्रिवेसी वाली कुछ नहीं है कि भाई हम लोग सब एक है तो हम तुम्हारी जो भी चीज़ है वो मेरी है, प्रिवेसी वगैरह कुछ नहीं है, राइट। अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज में। अब इसी में क्या होता है, लैंग्वेज इन विच द वर्ड आई इज इनडिस्पेंसेबल, मतलब अपनी बात बोलते हैं, ठीक है, इनडिस्पेंसेबल है तो आई जो है, ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज में जिसमें आई वर्ड है वो अवॉइड किया जाता है, मैं वाली बात नहीं। बचपन में अगर आप मेरा कुछ करते हो तो आपके फैमिली मेंबर्स नहीं बोलते, तो अभी अभी से मेरा तेरा करता है काइंड ऑफ, तो वही बात है कि यहाँ पे जो आई वर्ड है उसको अवॉइड किया जाता है। अगर ओपिनियन की बात करें तो पर्सनल ओपिनियन को मतलब एक्सेप्ट किया जाता है, कि और एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि आपका एक पर्सनल ओपिनियन होगा, अगर है तो उसको एक्सेप्ट भी किया कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ओपिनियन एंड needs आर प्री डिटर्मिन्ड बाय इन ग्रुप, ठीक है। तो जो हमारी वैल्यूज है, हमारे जो ओपिनियंस हैं, वो डिटरमाइन कौन करता है कि हम किस ग्रुप के अंदर है, ठीक है। अब टास्क ओरिएंटेड, अब इसमें कितना है, मतलब टास्क ओरिएंटेशन कितना है, तो टास्क प्रिवेल्स अ रिलेशनशिप, मतलब वो उसके वजह से हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप प्रिवेल्स ओवर टास्क। वही है कि जो टास्क है वो, अगर हमें कोई भी काम मिलता है तो वो ऊपर होता है किसी भी रिलेशनशिप से, यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो टास्क है से ऊपर है, मतलब रिलेशनशिप पहले आएंगे, हमारे संबंध, हमारे रिलेशनशिप्स पहले हैं, देन एनी अदर वर्क। फिर अगर यहाँ पे बात करें डाइवर्जन फ्रॉम नॉर्म्स की, इट लीड्स टू गिल्ट फीलिंग, अगर अपने नॉर्म से थोड़ा भी भटके तो तुम्हें गिल्ट होगा। लेकिन यहाँ से इट लीड्स टू शेम फीलिंग, कि भाई अगर हम ऐसा कह रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही होते, तुम ऐसे ही करोगे, अगर तुमने नहीं किया तो बेचारा वो इतना शर्मिंदा हो जाता है, बट लोग नहीं हटते। यहाँ पे कुछ नहीं है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, बट उनको खुद को गिल्ट होता है कि यार मेरे यहाँ नॉर्म्स ऐसे नहीं है, मैं फिर भी ये चीज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए तो अदर्स आर क्लासिफाइड एज इंडिविजुअल्स, तो बाकी लोगों को क्या क्या कैसे क्लासिफाई किया जाता है, एज इंडिविजुअल्स। और यहाँ पे इन ग्रुप और आउट ग्रुप, ये हमारे ग्रुप का, ये हमारे बाहर ग्रुप का है, तो यहाँ पे ये होता है, ये डिफरेंस है, ठीक है। अब सेकेंड फैक्टर अनसेट अनसर्टेनिटी वर्सेस अवॉइडेंस की बात कर रखी है इसमें, मतलब नॉट वर्सेस, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। अब इसमें क्या है, सोसाइटी टॉलरेट फॉर एम्बिग्विटी, ठीक है, तो सोसाइटी कितनी टॉलरेंस है एम्बिग्विटी के लिए। अब एम्बिग्विटी क्या होती है कि मतलब वेग जो होता है, कुछ वीकनेस है, तो उसे जो सोसाइटी कितना टॉलरेट करती है वेगनेस को, ये है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, ठीक है। अनसर्टेनिटी जो होती है, वेगनेस जो होती है, उसको अवॉइड कैसे करते हैं, तो वही कि सोसाइटी कितनी टॉलरेंस है फॉर एम्बिग्विटी। फिर व्हेन हर पीपल फील कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल इन अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन, कि उनके जो लोग हैं, यू नो, पीपल फील कंफर्टेबल, कि वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और अनकंफर्टेबल, कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, इज इन अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन, जब सिचुएशन थोड़ी अनस्ट्रक्चर्ड हुई है। अगर लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस होती है और हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस होती है, ठीक है, जिसमें अनसर्टेनिटी को अवॉइड कम किया जाता है, तो यहाँ पे रूल्स कम होते हैं, लीडर जो होता है वो फैसिलिटेटर होता है, ओपन एंडेड लर्निंग होती है। अगर इधर हाई अनसर्टेनिटी की बात करेंगे, यहाँ पे कम रूल्स होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा रूल्स होते हैं, हाई में मोर रूल्स होते हैं। यहाँ लीडर जो होता है वो फैसिलिटेटर होता है, यहाँ पे जो लीडर है वो एक्सपर्ट होता है, ठीक है। या ओपन एंडेड लर्निंग है या स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है, यहाँ पे इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जबकि यहाँ पे प्रिसीजन एंड सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब इसी में है लेस रेजिस्टेंस टू चेंज, कि वो कितना मतलब रेजिस्टेंस है उनको चेंज, वो बदलेंगे नहीं। और यहाँ पे मोर रेजिस्टेंस टू चेंज, तो इसको याद करने के लिए देखो, यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें मोर में है, कि ज़्यादा रूल्स है, मोर फॉर्मल रूल्स, जो लीडर है वो एकदम एक्सपर्ट है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है, प्रिसीजन और सिक्योरिटी पे ज़्यादा एकदम स्ट्रिक्ट वाली चीज़ें हैं, ठीक है। मोर रेजिस्टेंस है चेंज को, ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं होना चाहते, एकदम रिजिड वाली जो चीज़ें हैं वो इधर आएगी। इधर क्या है, यहाँ ज़्यादा रूल्स थे तो यहाँ कम रूल्स होंगे, यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस थी तो यहाँ कम रेजिस्टेंस है। या इनोवेशन और क्रिएटिविटी पे ज़्यादा देते हैं, या प्रिसीजन है तो, या स्ट्रक्चर्ड है तो यहाँ ओपन एंडेड है, या फैसिलिटेटर है लेकिन यहाँ एक्सपर्ट है, राइट, याद हुआ।
अब थर्ड फैक्टर है लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। अब शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन और लॉन्ग टर्म में क्या है, अब शॉर्ट टर्म है तो क्विक रिजल्ट इसमें एक्सपेक्ट किया जाता है, शॉर्ट है ना तो जल्दी से रिजल्ट, जबकि यहाँ पे डिटर्मिनिज्म, परसिस्टेंस देखी जाती है, परसिवियरेंस देखी जाती है। लेजर टाइम इज इम्पॉर्टेंट, लेजर टाइम इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे लेजर टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म में। ठीक है, स्मॉल शेयर ऑफ एडिशनल इनकम सेव्ड, कि जितनी भी उनकी एडिशनल इनकम हो रही है उसके स्मॉल जो शेयर है उसको बचा लेते हैं, या लार्ज शेयर ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, मतलब जो एडिशनल इनकम है उसका ज़्यादा पार्ट वो बचा के रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दूर की सोच रहे हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें बचाते हैं, यहाँ पे पास है शॉर्ट टर्म, याद करने के लिए बता रही हूँ मैं, तो ये थोड़ा सा शेयर बचाते हैं, यहाँ थोड़े टाइम में उनको लेजर टाइम भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनके लिए ज़्यादा टाइम है तब भी इनको लेजर टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद, मतलब इस बातें याद रख लोगे ना तो आप पॉइंट अपने आप बना के लिख कर आ जाओगे। राइट, अब इन बिजनेस शॉर्ट टर्म रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट, शॉर्ट टर्म रिजल्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि थोड़े टाइम के लिए ही है। अब यहाँ पे बिल्डिंग ऑफ रिलेशनशिप्स एंड अ स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन इज इम्पोर्टेंट, ये एक बिल्डिंग, मतलब एक बिल्ड करना है आपको क्या, रिलेशनशिप एंड एक स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, कि मार्केट में आपकी एक पोजीशन है, यहाँ पे क्या है, लोअर परफॉर्मेंस इन बेसिक मैथमेटिक टास्क, यहाँ मतलब इनकी परफॉर्मेंस कम होती है, अभी ज़्यादा टाइम में सीखे हैं तो इनकी हायर परफॉर्मेंस होती है बेसिक मैथमेटिक टेस्ट्स में। ठीक है, अब ओल्ड एज इज सच इज सीन एज कमिंग लेटर, कि मतलब अभी शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं ना कि, तो इनको ऐसा लगता है कि जो ओल्ड एज है वो अभी बहुत टाइम में आएगी, सीन एज कमिंग लेटर, और या ओल्ड एज इज सीन एज कमिंग सूनर, कि अभी जल्दी आ जाएगी बट एज अ सेटिस्फाइंग लाइफ पीरियड, की बट सेटिस्फाइंग पीरियड है, तो इसीलिए ये लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं और ये लोग कम सेव कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है ना कि भाई ओल्ड एज आ रही है तो ज़्यादा सेव करेंगे इनकम का तो उनको तब काम में आएगा, तभी तो वो सेटिस्फाइड है। इनको लगता है कि भाई बाद में आएगा तो कम, सेव भी कम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी इनका ज़्यादा ध्यान तो किस में है, लेजर एक्टिविटी में, इनका नहीं है, ये ज़्यादा ओरिएंटेड, मतलब गोल ओरिएंटेड है, ये थोड़ा कम है अगर देखा जाए तो। अब इंडल्जेंट वर्सेस रिस्ट्रेंट सोसाइटीज़। ठीक है, इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट डायमेंशन कंसिडर द एक्सटेंट एंड टेंडेंसी फॉर अ सोसाइटी टू फुलफिल इट्स डिजायर, मतलब ये डायमेंशन है जो कंसिडर करता है कि क्या टेंडेंसी है सोसाइटी की कि वो अपने डिजायर्स पूरे करेगा। ठीक है, कि अब इंडल्जेंट सोसाइटी में क्या होता है, इट इंडिकेट्स दैट अ सोसाइटी अलाउज अ रिलेटिवली फ्री ग्रेटिफिकेशन, की मतलब ज़्यादा आपको फ्री मतलब ग्रेटिफिकेशन दे दी जाती है रिलेटेड टू इंजॉइंग लाइफ एंड हैविंग फन, कि मतलब आप इंजॉय करो, फन करो। रिस्ट्रेंट सोसाइटी जो होती है वो इतना अलाउ नहीं करती है। ठीक है, और सप्रेस करती है ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि ज़्यादा उड़ो मत, ज़्यादा हंसी मजाक ये सब अच्छा नहीं है। अपने नीड्स और अपनी जो भी तुम्हारी चीज़ें हैं उनको रेगुलेट करो। ठीक है, थ्रू सोशल नॉर्म्स, उनके सोशल नॉर्म्स ही ऐसे होते हैं जिसके थ्रू वो ये कंट्रोल करते हैं। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा, अब इसको भी हम 6 पॉइंट्स में समझेंगे। इंडल्जेंट सोसाइटीज और रिस्ट्रेंट सोसाइटीज। अब इंडल्जेंट वही, पीपल फील हैप्पियर हेल्दियर देन हैप्पियर, मतलब सॉरी, पीपल फील हेल्दियर एंड हैप्पियर, यहाँ पे लोग हेल्दी भी फील करते हैं और हैप्पी भी फील करते हैं, यहाँ पे वो लेस हैप्पी फील करते हैं, लेस हेल्दी फील करते हैं, क्योंकि हर कोई मतलब कंट्रोल्ड फीलिंग है ना। या लेजर एथिक्स सोसाइटी है या वर्क एथिक्स सोसाइटी की, काम काम काम, यहाँ थोड़ा क्योंकि फन को प्लेजर को भी सपोर्ट किया जाता है तो लेजर एथिक्स सोसाइटी है। ऑप्टिमिज्म होती है कि भाई सब हो जाएगा, पॉजिटिव आउट एटीट्यूड है और पॉजिटिव आउटलुक है। और यहाँ पे पैसिमिज्म है, ऑपोजिट चल रहा है ना, ऑप्टिमिज्म पैसिमिज्म, नेगेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड। मोर इन मोर एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी होती है इंट्रोवर्टेड की, जैसे डू, वही है ना कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, डू व्हाट, मतलब डू एज आई से वाली चीज़, कि मैंने बोल दिया तो वैसा करो। अब कहता है हैविंग फ्रेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है, मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स होना कम ज़रूरी है। अब लेस मोरल डिसिप्लिन एंड लूजर सेक्सुअल नॉर्म्स, यहाँ पे क्या मतलब, वही हमारा जो वो है, क्या कहते हैं, यहाँ पे लेस मोरल है, मतलब मोरल डिसिप्लिन कम है, और यहाँ पे लूज कर देता था, सेक्सुअल नॉर्म्स इतने
टाइट एंड स्ट्रिक्ट नहीं है, बट यहाँ पे देखा जाए तो स्ट्रिक्टर, यहाँ लेस था, यहाँ स्ट्रिक्टर मोरल डिसिप्लिन है और स्ट्रिक्ट सेक्सुअल मोरल्स होगा ये, ठीक है, और नॉर्म्स की वही यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, दोनों चीजें, हर चीज कंट्रोल की जाती है। तुम देखोगे अगर इंडल्जेंट सोसाइटी और रिस्ट्रेंट सोसाइटी में 6 6 पॉइंट्स थे याद करने के लिए, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म में भी 6 पॉइंट्स थे। इससे पहले क्या था, गेस करो। यस, लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस एंड हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, ये याद रखना पड़ेगा। इसमें 5 पॉइंट थे। और इससे पहले कौन सा था, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 पॉइंट है। तो इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म में 9 पॉइंट है। फिर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस में कितने हैं, 5 पॉइंट हैं। फिर 6 पॉइंट है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में। फिर इंडल्जेंस रिस्ट्रेंट सोसाइटी है, इसके अंदर भी 6 पॉइंट है जो हमने पढ़ लिया। बात है फिफ्थ हमारा फैक्टर, दैट इज पावर डिस्टेंस, एक्सटेंड टू विच लेस पावरफुल पीपल एक्सेप्ट इनइक्वालिटी एंड कंसिडर इट एज नॉर्मल। मतलब जो कम लोग, जो जिनके पास पावर कम होती है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हमारे साथ तो ऐसा ही होता है। जो गरीब लोग हैं जिनके पास पावर कम है, तो वो तो एक्सेप्ट कर लिया ना कि भाई हम हमारे साथ तो इनइक्वालिटी ही होगी, और उसको वो नॉर्मल भी समझ लेते कि ये नॉर्मल चीज़ है। बट जो मोस्ट पावर इज हेल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, जो ज़्यादा पावर है वो किसके, थोड़े लोगों के पास ही है। अब हाई पावर डिस्टेंस कोरिलेटिंग विद कलेक्टिविज्म एंड फ्यू पावर डिस्टेंस कोरिलेटिंग विद इंडिविजुअलिज्म, कि मतलब वही है कि जो अगर जिनके पास ज़्यादा पावर है वो कलेक्टिविज्म में होते हैं, और जो लो पावर डिस्टेंस वाले हैं वो इंडिविजुअलिज्म में होते हैं। अब देखते हैं अब इसमें क्या है और इसमें कितने पॉइंट है। इसमें 7 पॉइंट हैं। तो सबसे पहले जो कम पावर वाला दिखता है, ओल्डर ओल्डर पीपल आर नाइदर रिस्पेक्टेड नॉर फियर्ड, मतलब ना इनको रिस्पेक्ट दी जाती है ना इनसे डरा जाता है। अब इनको जब भी रिस्पेक्ट करेंगे अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। और अगर हाई पावर में देखें, जनरली इंडिया में आप देखो तो जितने भी बड़े लोग हैं उनको उनसे डरा भी जाता है और रिस्पेक्ट भी किया जाता है, क्योंकि वो बड़े हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उन्होंने कुछ ढंग का ऐसा काम किया है कि नहीं किया है। पावर इज एक्सेप्टेड विद इन द रैशनल बिहाइंड इट, कि पावर उनके तभी मानी जाएगी कि जब उसके पीछे कोई रैशनल है। यहाँ पावर इज एक्सेप्टेड विदाउट द रैशनल बिहाइंड इट, कि उसके पीछे कोई रैशनल नहीं है, बस हम वो बड़े हैं तो उनके पास पावर है, काइंड ऑफ, ठीक है। पेरेंट्स ट्रीट चिल्ड्रेन आर इक्वल, यहाँ पे पेरेंट्स बच्चों के इक्वल की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पे पेरेंट टीच चिल्ड्रेन ओबीडियंस, कि भाई तुम ओबीडियंट, जो हम बोल रहे हैं वो करो, हम बड़े हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े वाली बातें आ रही हैं, देखो, ठीक है। अब सबॉर्डिनेट एक्सपेक्ट टू बी कंसल्टेड, मतलब जो उनके नीचे भी लोग हैं उनको कंसल्ट कर लिया जाता है कि भाई तुम्हारी क्या राय है इसमें। बट यहाँ पे व्हाट टू डू, हम बताएंगे तुम्हें क्या करना है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर इवन, इवन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे अनइवन है, ठीक है। यहाँ पे मोर यूज ऑफ फर्स्ट नेम्स है, यहाँ पे मोर यूज ऑफ टाइटल्स है, ठीक है। टाइटल्स में बातें करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट नेम में। न्यूजीलैंड जर्मनी में देखा जाता है, इंडिया पाकिस्तान में देखा जाता है ये। लो पावर हाई पावर। सिक्स जो फैक्टर है दैट इज मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, ये हमारा लास्ट फैक्टर है, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स इन कल्चर हाई इन फेमिनिटी आर थॉट टू वैल्यू रिलेशनशिप्स। तो जो जो कल्चर्स हैं जिसमें फेमिनिटी ज़्यादा है, उन उधर जो इंडिविजुअल है उनको ही सिखाया जाता है कि तुम वैल्यू करो किसको, रिलेशनशिप को, हार्मनी को। बट जहाँ पे मैस्कुलिनिटी ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे मैस्कुलिनिटी है वहाँ पे उनको इनकरेज किया जाता है टू एम्फोसाइज कंपटीशन हो, एडवांसमेंट हो, रिकग्निशन हो जॉब में। तो ये हम देखेंगे इन पॉइंट्स से, ठीक है। कितने हैं देख लो, मतलब हर पॉइंट के अंदर एक एक दो दो पॉइंट है। जैसे मैस्कुलिनिटी में देखा जाए, फैमिली एंड स्कूल में, राइट, तो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर होता है, गर्ल्स क्राई बॉयज डोंट, गर्ल्स रोती है बॉयज नहीं रोते। पर इंडिया में भी चलता है, राइट, बॉयज फाइट गर्ल्स डोंट, लड़के लड़ भिड़ते हैं लड़कियां नहीं लड़ती। फेलिंग इज अ डिजास्टर, अगर तुम फेल हो गए तो तुमने पता नहीं क्या अपराध कर दिया, ठीक है। और
यहाँ पे फ्लेक्सिबल फैमिली स्ट्रक्चर होता है कि बॉयज एंड गर्ल्स क्राई, दोनों रोते हैं, दोनों लड़ते हैं। फेलिंग इज अ माइनर एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट है, हो जाता है कभी कभी। बट यहाँ पे तो भाई अगर तुम फेल हो गए तो बहुत ही कुछ हो गया बड़ा। अब पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे होती है कि भाई पैसा, ठीक है। कन्फ्लिक्ट सॉल्व थ्रू फोर्स, कन्फ्लिक्ट हो गया तो लड़ाई झगड़े से सुलझेगा भाई। यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हाई प्रायोरिटी है कि इन्वायरमेंट को हमें ध्यान रखना है। कन्फ्लिक्ट सॉल्व किए जाते हैं थ्रू नेगोशिएशन की, आउट जॉइंट मीटिंग करते हैं, नेगोशिएट करते हैं चीज़ों को। अब रिलीजन की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ की रिलीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये सारे पॉइंट्स इंडिया में देखे जाते हैं, राइट, देखोगे तो आप। तो यहाँ पे रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है। ओनली मेन कैन बी प्रीस्ट, यहाँ पे सिर्फ मेन प्रीस्ट बनते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे लेस इम्पोर्टेंस दी जाती है रिलीजन को, बोथ मेन एंड वुमेन आर प्रीस्ट। इंडिया में भी आप देखोगे तो कुछ माता के मंदिरों में आपको लेडीज प्रीस्ट मिलेंगी, बट जनरली नहीं देखी जाती है। जैसे आप देखोगे शादी में, शादी जो करवाने आते हैं पंडित जी जनरली जेंट्स होते हैं, राइट। अब ऐसा होता है, पहले तो एनकरेज किया जाता था, कितने बड़े बड़े उस टाइम पे जिनको अगर ओल्ड एज में देखा जाए, मैत्री जी, बहुत सारे लोग थे, गार्गी जी, इन ये सब शास्त्र बहुत अच्छे से पढ़ के रहते थे, राइट। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, बट अभी कुछ टाइम में देखा जाए तो प्रीस्टहुड जितना भी है उसमें मेल डोमिनेंस ज़्यादा है। अब सोशल नॉर्म्स की बात करें तो ईगो ओरिएंटेड होते हैं ये। मनी एंड थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मनी और थिंग्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिव इन ऑर्डर टू वर्क, वही मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये याद है आपको। वही रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, इसमें ईगो ओरिएंटेड, इसमें रिलेशनशिप। यहाँ पे अपनी ईगो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईगो वगैरह नहीं। यहाँ पे मनी और चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेरी लाइफ कैसी है, पीपल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। लिव इन ऑर्डर टू वर्क, ये जीते हैं काम करने के लिए, ठीक है, या काम करते हैं जीने के लिए, कि भाई हमें जीना है, थोड़ा पैसे वैसे चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे काम, ये अमेरिका में बहुत देखा जाता है ये चीज़, और ये चीज़ फ्रांस में बहुत देखी जाती है। अब लार्जर जेंडर वेज गैप, यहाँ पे वेज मतलब लड़कों को ज़्यादा मिल रहा है, लड़कियों को कम मिल रहा है। फ्यूअर वुमेन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में लड़कियाँ कम है। प्रेफरेंस दी जाती है फॉर हायर पे, ठीक है। यहाँ पे स्मॉलर जेंडर वेज गैप है, सबको इक्वालिटी है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लो, बचपन से स्टीरियोटाइप नहीं है, दोनों रोते हैं, दोनों लड़ते हैं। बट यहाँ पे स्मॉलर जेंडर वेज गैप है, मोर वुमेन इन मैनेजमेंट है, अ प्रेफरेंस फॉर फ्यूअर वर्किंग, एक सेकेंड, नहीं क्या लिखा है, फ्यूअर वर्किंग आवर्स, ओके। तो यहाँ पे कि हमें काम कम करना पड़े, और यहाँ पे कि हम काम ज़्यादा कर लेंगे, हमें पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। सो बाय दिस वी कंप्लीटेड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हमारा HRM, या फिर आप अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में भी इसको पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी।